डॉक्टर शरद चंद्रा, जो बात बार बार आप लोग जो हाईलाइट कर रहे हैं वो ये कि मिर्गी के दौरे अनकंट्रोल्ड ना रहें। हमारे पास डॉक्टर पंकज त्रिवेदी का एक ईमेल आया है, वो ये जानना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि एपिलेप्सी पूरी तरह से क्योर हो जाती है या सिर्फ कंट्रोल होती है। फिर बात उसी से जोड़कर ये कि जो इतने महान व्यक्तियों की एक लंबी सूची है, जिसमें अलेक्जेंडर भी है, सिकंदर भी हैं, और बहुत लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर भी जी, क्रिकेटर भी हैं, जी हाँ। कहने का अर्थ ये है, ये सब हो रहा है तो इसके बावजूद हमारा जो मस्तिष्क है वो कमाल की मशीन है। इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी व्यक्ति इतना सब कुछ करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें समझना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी है। देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक यूनिक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन। तो एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके फैक्ट्री में 10 वर्कर्स हैं और 10 वर्कर को आपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसमें एक बंदा है जो बिल्कुल न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो उसका जो वर्क है इट हैज़ नाउ बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू 9 अदर पीपल। तो एट वन टाइम ही इज़ क्रिएटिंग सो मच ऑफ न्यूसेंस दैट इफ़ यू रिमूव हिम द एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग टू इम्प्रूव। तो वही एक सिस्टम है जो मिर्गी में भी होता है। तो ब्रेन में एक हिस्सा है तो जिसका और कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ मिर्गी क्रिएट करने की वजह से, और इसके वजह से सारा ब्रेन डिसरप्ट होता है। तो इस एरिया को अगर आप निकाल देंगे तो ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन इंप्रूव होगा। तो हमने देखा है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो मरीजों का जो हमने पब्लिश भी किया है, उनका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, उनकी स्कूल ग्रेड्स बढ़ जाती है, उनकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो हर एक स्फीयर्स में इंप्रूवमेंट आती है। तो बाकी जो आपका जो प्रश्न है कि मिर्गी फुली कंट्रोल हो सकता है या पार्शियली कंट्रोल हो सकता है, जब हम सर्जरी भी करते हैं हमारे पास 2 तरह के सर्जरीज होते हैं। एक, बिकॉज सर्जरी इज नॉट ए होमोजेनस टर्म, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे आप ट्यूमर सर्जरी बोलते हैं तो एक तरह का सर्जरी नहीं हो सकता है। ऐसे ही एपिलेप्सी में बहुत सारे सर्जिकल टेक्निक्स है विच कम अंडर अम्ब्रेला ऑफ एपिलेप्सी सर्जरी। तो उसमें क्यूरेटिव सर्जरीज है, पैलिएटिव सर्जरीज है। जब हम क्यूरेटिव सर्जरी करते हैं तो उसमें वी एक्सपेक्ट दैट द पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ सीजर्स। When we do palliative seizures, even that is very effective for some children. For instance, we have operated on kids who have 300 seizures per day and they are totally disabled, they cannot do anything. And when we do palliative surgery, the seizure comes down to maybe once in a month, which is a huge leap in the quality of life. और 300 दौरे एक दिन में ही पड़ रहे थे। Oh yes. अच्छा। Oh yes. But I have to add here one thing कि ये फोकस भी नहीं होना है कि हर मिर्गी की बीमारी सर्जरी तक जाएगा और इतने सारे दौरे पड़ेंगे, इतनी डिसरप्ट हो जाएंगे, ये नहीं है। टेक होम मैसेज तो यही करना है कि जो पहला क्वेश्चन है 70-75% जो आम तौर के मिर्गी इज कंट्रोल कम्प्लीटली दवाइयों से, बहुत अच्छा, दवाइयों से एब्सोल्युटली सही तरीके दवाई, एक दवा से पर आप सही तरीके से ले लीजिएगा, दोबारा आपको दौरे नहीं आएगा, नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो जरूरी है कि विशेषज्ञ के पास जरूर चले जाएं। ये जो है कि सर्जिकल ऑप्शन है, इतने सारे जो दौरे पड़ते हैं, जो ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाता है, इज अ स्मॉल परसेंटेज। ये भी मैसेज जाना चाहिए कि मिर्गी की मतलब नहीं है कि वो मरीज कुछ और चीज है, बहुत खतरा है और सर्जरी ही करते हैं। दवाइयों के अलावा दैट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर पद्मा, आपने दवाइयों का जिक्र किया और जाहिर सी बात है मैसेज बार बार यही जा रहा है और आप लोगों के माध्यम से जा रहा है कि 70 से 75% मामलों में दवाइयों से ही कंट्रोल होगा, बाकी मामलों में सर्जरी का रोल आ जाता है। आप तीनों में से जो भी जवाब देना चाहे या तीनों ही जवाब दें बारी बारी से। दौरे जब भी पड़ते हैं और मिर्गी को लेकर भी हमारे देश में हमेशा ये बात रहती कि खान पान की बड़ी भूमिका है। तो क्या कुछ खान पान भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से, आपने शुरू में जो जिक्र किया था वो तो न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस के लिए था, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ खान पान में ऐसी चीजें होती हैं? डेफिनेटली डाइटरी थेरेपीज एपिलेप्सी की उभर के आ रही हैं और बहुत सालों से है, बिफोर क्राइस्ट से ही आ रहे हैं। अगर पुराने वाले आप देखिए तो जो लिटरेचर है पुरानी मेडिसिन में, इसमें यह है कि लेकिन अपने आप नहीं है, चिकनाई की मात्रा ज्यादा चाहिए पर अनसुपरवाइज नहीं है। अपने आप घर में बैठ के नहीं बच्चे को आपने चिकनाई देना, वो स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं, कीटोजेनिक डाइट्स होती हैं, मॉडिफाइड एटकिंस होती है, लोw ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स होती हैं, सुपरवाइज विद द डॉक्टर हु हैज एक्सपीरियंस। वो डाइटरों के माध्यम से बहुत सारे जो अनकंट्रोल एपिलेप्सी जो 65 to 75% जो कंट्रोल दवाइयों से नहीं हो रही है उनको दिया जाता है, प्रोवाइडेड दे आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर सर्जरी। क्योंकि अगर सर्जिकल कैंडिडेट है यानी कि उसका एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन है जहां से ही वो बार बार मिर्गी पड़ रही है, तो वो ऑपरेशन के लिए लिया जाएगा। अगर वो ऑपरेशन के काबिल नहीं है और अगर एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं आ रहा, फोकस डिफ्यूज आ रहा है, तो डाइटरी थेरेपी शुड बी ट्राइड। और हम लोग ने देखा है कि काफी रिस्पॉन्स है इन बच्चों में एंड इट डजंट
डजंट मीन कि लाइफ लॉन्ग लेनी है, इट कैन बी टेकन एटलीस्ट फॉर 3 months, उसके बाद वी गिव इट फॉर 6 months to 1 year, कईयों को लंबा भी देना पड़ता है, पर अनसुपरवाइज्ड नो। पर जो डाइट में एक चीज जो कहते हैं कि ये जो स्टारवेशन में चले जाते हैं कि जो करवा चौथ हो गया, छठ पूजा हो गया, उसमें आप व्रत कर लिया, दिन रात भर जगे रहे, ये मना है कि उसमें जो है वो दवाई भी नहीं लेते, दवाई के डिफॉल्ट से दौरे पड़ जाता है। तो वैसे डाइट एंड देयर इज समथिंग लाइक ईटिंग एपिलेप्सी, देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर कोरिलेटेड विद एपिलेप्सी, बट दे आर वेरी रेयर, तो उसके बारे में जरूरत नहीं है। तो जो अगेन जो आमतौर पे उनको बताना ये है कि प्लीज डोंट स्टार्व एंड मिस डोसेजेस। जी डॉक्टर पद्मा, ये बताइए कि जब भी जिक्र आता है एपिलेप्सी का, तो जैसा आपने कहा कि लोगों को लगता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। प्रेगनेंसी की अगर बात करें कि पहली चीज़ तो ये है कि शायद इनफर्टिलिटी हो जाती है महिलाओं में अगर एपिलेप्सी हो, या अगर गर्भधारण हो गया है तो बच्चे को कितना खतरा अगर फिट एपिलेप्सी के जो है प्रेगनेंसी के दौरान आ जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगेन नॉर्मली अगर सही तरीके से इस चीज़ को डील किया जाए, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, मैसेज तो यही जाना चाहिए, पर उसके लिए प्रिकॉशंस ज़रूरी होती है। तो जैसे अगर हम आमतौर पे ये जो मिर्गी की बीमारी जो हम कहते हैं 70% जो नॉर्मली कंट्रोलेबल है, एक दवाई लेना है, वो किस तरह की दवाई उसमें थोड़ा सा डिपेंड करते हैं। कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स का जो बच्चों में असर ज़्यादा होता है, तो अगर हम प्लान करते प्रेगनेंसी को तो उस दवाई पे हम यूजुअली शिफ्ट कर देते जिस थोड़ा सा सेफ हो जाती। इवन अ नॉर्मल एवरी प्रेगनेंसी में कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की चांस होता है, वो चांस ये दवाई लेने से थोड़ा बढ़ जाता है, पर वो डिफरेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में डिफरेंट रिस्क होती है। तो आम तौर पे आप अगर दौरे कंट्रोल है, दवाई चल रही है, सही मात्रा में छोटे छोटे मात्रा में कंट्रोल है, डोंट रॉक द बोट, चलने देना। प्लान कर रहे हैं तो उस एंटी एपिलेप्टिक में शिफ्ट कर देना जिसमें बच्चों में असर कम हो जाता है। और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, फोलिक एसिड वगैरह, जिससे वो बच्चों में जो असर जो होना है वो भी कम हो जाए, पर दवाई लेना है। और क्या महिला ब्रेस्ट फीड भी करा सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो द जनरल प्रेगनेंसी डिलीवरी नॉर्मली रहेगा, पर वो जो 20-25% जो डिफिकल्ट है, बहुत सारे दवाई ले रहे हैं, उसमें स्पेशल प्रिकॉशन, स्पेशल अल्ट्रासाउंड, स्पेशल ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। बच्चों में असर जो लेडी में है उनके क्या करना है, वो सब स्पेशलाइज्ड होते हैं। जी, ब्रेस्ट मिल्क में सब एक्सक्रीट जरूर होते हैं, पर उसकी मात्रा कम रहती है। बच्चों को ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर थोड़े सुस्त या नींद ज्यादा आ सकती है उन बच्चों में जो ब्रेस्ट फीड, पर ब्रेस्ट फीड करना है। और जो डॉक्टर है या विशेषज्ञ से संपर्क में दैट इज रिक्वायर्ड। जी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग जानना चाहेंगे न्यूरोसिस्टिक साइकोसिस के बारे में ज़रूर, कि उसमें एहतियात अगर बरतने की बात अगर करें तो क्या एहतियात बरतनी है चूंकि न हो? जी, शुरू में डॉक्टर हाइजीन। जी, हाइजीन या पहले होता था ना कि पोर्क खाने से होता है, वो भी अनकुक्ड पोर्क, तो वो तो है ही नहीं। नाउ वी नो अनवॉश्ड वेजिटेबल्स, वाटर कंटामिनेशन बहुत कॉमन है।